हुसैन हैदरी और मैं रिपोर्ट करूंगा उमरकोट से। देखते रहिएगा JNN न्यूज। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद। आप देख रहे हैं JNN मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आपकी प्यारी सी क्यूट सी मेजबान आकाशा यासीन और मेरे साथ हैं प्यारे से अब्दुर्रहमान। क्यूट से अब्दुर्रहमान शेख। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आज आपको बताएंगे कि काफ़ी स्पेशल चीज़ें यहाँ पर लाइन अप हैं। बहुत जो है एंटरटेनिंग स्टफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ कुछ सैड न्यूज़ भी हैं एज़ यूजुअल। तो लेकिन सबसे पहले आगाज़ प्रोग्राम का हदीस मुबारका के साथ करते हैं। और हदीस मुबारका मेरे पास मौजूद है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि हाकिम गुस्से की हालत में दो शख्स के दरमियान फ़ैसला ना करे। और उन्होंने कहा हाकिम गुस्से की हालत में दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला ना करे। तो इससे क्या समझ में आता है कि गुस्से की हालत में तो वैसे ही फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से की हालत में फैसला नहीं करना चाहिए। हाकिम तो जिसके पास कोई अथॉरिटी है वो तो कतन दो शख्स के दरमियान फैसला नहीं, अगर न दो शख्स जो हैं उनमें उनके दरमियान अगर गुस्सा पाया जाता है तो तब हाकिम को फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि या तो एक नहीं मानेगा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो दूसरी जो फ्रिकेन है आपस में वो नहीं मानेंगे। इसलिए यह है कि हाकिम को ऐसी सूरत में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जब तक कि उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। गुस्सा हराम है और हराम की इस सूरत में फैसले पर भी मनफी असरात आएंगे। तो हदीस हमें ये चीज बता चुकी है, तो इस पर अमल करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। इसके साथ हम आकाशा से पूछते हैं कि कोट ऑफ द डे भी अगर हमें सुना दे तो हमारी चूंकि हम अपनी सुबह का आगाज अपने नाज़रीन को कोई ना कोई अच्छी बात बताते हुए ही करते हैं, और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमारे नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट फैले, जिस तरीके से हमारे चेहरों पर हर वक्त मुस्कुराहट फैली रहती है। तो क्या है जी, हम यही मुस्कुराहटें आपके चेहरों पर भी देखना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का जो मेरा कोड ऑफ द डे है वो भी है कि आपकी मुस्कुराहट से और बहुत सारी मुस्कुराहटें फैल सकती हैं। यकीन कीजिए, ये दुनिया की वाहिद वबा है जिसके फैलने से किसी को नुकसान नहीं होता। हर किसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए ताकि जिंदगी का छोटा सा सफर सुकून के साथ गुजर सके। तो ये जी ऐसी वबा है, ये कोरोना नहीं है, ये एक ऐसी वबा है जो अगर फैलेगी तो हजारों चेहरों पर मुस्कुराहटें फैला देगी। बिल्कुल, आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट हो तो मैं मानता हूं कि आपका मसला किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई तलखी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये जीरो चांस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक दफा चीज सामने आई थी, ये मुझे जो एक अच्छी लाइन लगी कि एक कुछ सेकंड्स की जो मुस्कुराहट होती है उससे एक तस्वीर बहुत अच्छी बन सकती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर मतलब के खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप ये जो मुस्कुराहट है मुसलसल अपने चेहरे पर 24 घंटे रखें, तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी बन सकती है जैसे कि वो एक तस्वीर चंद सेकंड की जो तस्वीर होती है मुस्कुराहट आने से अच्छी बन सकती है। तो क्या आपकी जिंदगी उससे अच्छी नहीं बन सकती? बिल्कुल, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। एग्जैक्टली जी। हो गया। और अब हमें क्या करना है? बहुत प्यारी लगी, ये पूछने की जरूरत नहीं, खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी टिप आपने दी कि हाँ, तो फिर आप कमेंट्स भी कर दिया करें यार। रोजमर्रा के इस्तेमाल किए पहनने की चीज है मुस्कुराहट, जो आकाशा ने आपको फोर्स किया, जोर दिया। मुस्कुराहट से बड़ा कोई जेवर नहीं है, और किसी के लिए भी ये नहीं कि जेवर सिर्फ जो होता है औरत के लिए होता है, लेकिन नहीं, ये सभी के लिए है कि इवन कि जब कोई हमसे हंसकर बात करता है तो हमारे दिल में एक दफा फीलिंग्स पैदा होती हैं, यार ये इंसान दिल का भी बहुत अच्छा हो गया। क्या ख्याल है आपका? मतलब आपके साथ हुआ होगा, मतलब हर किसी के साथ ही होता है कि अक्सर होता है। अगर मैं आपको ट्रैफिक की बात, ट्रैफिक के मामलात की बात बताऊं, डिप्टी कमिश्नर जो थे वो हंस हंस के मतलब अच्छा मतलब वो बेइज्जत कर करके तो SOPs पर अमल करवाए थे। मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक में अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं रॉन्ग कट कर जाते हैं या आपका थोड़ा सा
मुश्किल एनकाउंटर आ जाता है किसी ओपोनेंट के साथ, तो उस सिचुएशन में भी अगर आपके चेहरे पर स्माइल होगी, बेशक अगर आपकी गलती है तो नदामत के साथ, उस सूरत में कुछ लोग जो सामने आते हैं वो कहते हैं वो ऐसे बाहर निकलेंगे, अन्नी दिया मजाक है कोई। तो अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी नदामत हो और साथ स्माइल हो तो मेरे ख्याल से वहां तलखी नहीं बनती। जो दूसरा इंसान है उसका भी गुस्सा एकदम से ठंडा हो जाएगा। अगर आपकी गलती है तब तो नहीं होगा जी, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है और तब भी आप लिटरली स्माइल कर रहे हो तो फिर जी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत फायदे कितने बता दिए मुस्कुराने के, दिए। सिर्फ बैठ के मुस्कुराते रहें, कुर्सी रखें बाहर घर के और वहां बैठ के सारा दिन मुस्कुराते रहें। थैंक्स गॉड आपने ये नहीं बोला किसी कॉलेज के बाहर आप बैठ के मुस्कुरा सकते हैं। नहीं वहां नहीं, ऐसा नहीं करना, मार पड़ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कोई काम नहीं करना। तो सिर्फ अच्छा क्या मुस्कुराना है। आपको पता है आज हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी खबरें बहुत बड़ी खबरें, लेकिन हाँ डिस्कस तो उनको करेंगे जी, लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब जो कि है न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास में सियासी, मुआशी और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी पर उस वक्त मुसल्लह अफवाज ने हमला किया जब वहां एक किताब की रूनुमाई की तकरीब में अफगान और ईरानी हुक्काम मौजूद थे। 22 के करीब अफराद जाँ बहक जबकि 40 शदीद जख्मी हो गए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का उम्रा बहाली के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। आज से बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन को उम्रा की अदायगी की इजाजत दे दी गई है। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV735 लाहौर से 74 उम्रा ज़ायरीन को लेकर किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पहुंच गई है। क्या आपको पता है अब्दुल रहमान आज इतनी बड़ी बड़ी खबरें कि एक दफा मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी खबरें मैं कैसे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। कैसे? हाँ ये तो 2 सफ़ों पे एक खबर आ रही है। अच्छा आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके मेंटालिटी मतलब इसी चीज पर क्यों होती है कि आकाशा ये चीज ऐसे होगी, अगर बड़ी खबर है तो ऐसे होगा, जंग है तो जंग ही होगी उसमें। नहीं जी आज तो हम आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोबारा होगा। आज क्या होगा इजलास में? उसमें आज काफी अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से। महंगाई तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ही महंगाई का जी। महंगाई को तो खत्म किया जाएगा, जड़ से खात्मा किया जाएगा। एक दफा तो हम भी पूछेंगे कि महंगाई होती क्या है। बिल्कुल, इमरान खान साहब को ये समझ आ चुकी है कि महंगाई बहुत बड़ा रोला है, बहुत बड़ा रोला है। इस रोले को कंट्रोल करने की, इस रोले को खत्म करना पड़ेगा। तो हंगामी इजलासों पे इजलास, ये क्या होने जा रहा है? ये बहुत अच्छा इकदाम है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कि मतलब उनकी ज़ेर सदारत आज दोबारा से वफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें महंगाई को डिस्कस किया जाएगा, किस तरीके से मुल्क में महंगाई को कम किया जाएगा, किस तरीके से प्राइसेस कंट्रोल की जाएंगी, किस तरीके से कोरोना वबा का फैलाव जो है वो जो कि अब बढ़ता ही जा रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाएगा। तो आप देखते हैं कि जी क्या होने वाला है इसमें। और आपको पता है अब्दुल रहमान एक जो मीटिंग थी उसमें 4 वजारतों ने जो है ब्रीफिंग दी थी वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई के हवाले से, चीनी, आटा, गंदम के बहरान के हवाले से या आइंदा आने वाले बहरान के हवाले से। काफी लंबा चला था वो भी इजलास, जिसमें आज मेरे ख्याल से उनको एक रिपोर्ट भी, कारकर्दगी रिपोर्ट भी जमा करवानी है। तो देखते हैं कि क्या कारकर्दगी रही और क्या रिपोर्ट, क्या वो सेटिस्फाई कर पाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वो सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं ये जी हम देखेंगे। तो अब्दुल रहमान हमारे पास दूसरी स्टोरी कौन सी थी? दूसरी स्टोरी हमारे पास जो अफगानिस्तान में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया काबुल यूनिवर्सिटी में, जब
3 مسلح افراد نے مین گیٹ سے انٹر ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. کتنا افسوسناک واقعہ, جتنی اس کی مذمت کی جائے, الفاظ میرے پاس نہیں ہے اس کی مذمت کرنے کے, کہ آخر دہشت گردوں کو یہ سافٹ ٹارگیٹ سے کیوں مل رہے ہیں. بالکل ایک Softest سوالیہ target نشان آپ جی ان کو بن کہہ گیا, سکتے ایک ہیں نا. سوالیہ نشان بن گیا ہماری مطلب کہ یہ کابل میں ہوا ہے. ہاں کابل میں, اور ان کی بڑی یہ ہائی فائی یونیورسٹی ہے, ہائی پروفائل یونیورسٹی ہے, اور اس میں یہ ہو جانا, حالانکہ کافی سخت سیکیورٹی نظر آ رہی تھی, لیکن جب وہ انٹر ہوتے ہیں وہاں سے تو تب سیکیورٹی کہاں جاتی ہے, تب سیکیورٹی کہاں تھی. وہ کوئی انہوں اچھا نے بھی یہ ایک کوئی بہت بڑا فورس کا سوالیہ ڈریس پہنا ہوا نشان تھا ہے. ان کی. جب پشاور حملہ ہوا اس میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی کہ جب مطلب وہ جو بندہ تھا, کون تھا یار, وہ جب اندر انٹر ہوا اس نے بیگ رکھا, کوئی اس کو چیک نہیں کیا گیا, کوئی سیکیورٹی کہاں تھی اس وقت, اور جب وہ بیگ رکھ کر پراپر باہر بھی نکل جاتا ہے تب سیکیورٹی کہاں تھی. اور اس کی اگر ہم پشاور والے کی اس کی بات کریں تو اس سے ہفتہ پہلے یا 4-5 دن پہلے صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو بھی اس کا اندازہ تھا کہ سیکیورٹی رسک, سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اچھا اور اس میں ان کیا ہوتا ہے, حالات میں بھی کوئی پریکاشنز نہیں لی اچھا گئی. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ناگہانی آفات لے لو, کچھ اس طرح کی چیزیں لے لو, تو اس میں جو ہماری ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ بہت جلد جب کنواں پر پہنچ جاتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, مطلب وہ اپنا جتنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں, کس طریقے سے مطلب وہ اس چیز کو لے کر چلتی ہیں, اس پر ہم اپنے کس سے بات کریں گے. بالکل, اس سے بھی ہمارے پاس لائن اپ ہیں, ہمارے پاس گیسٹ ہیں ہمارے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے, ان سے بھی کچھ کی پوائنٹس پوچھیں گے کس طرح سے 1122 آج کل, کیونکہ آج کل بہت حالات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں, حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں, حادثات کی جو ہے ریشو وہ بہت زیادہ ہوئی ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. فی الحال یہ جو واقعہ پیش آیا کابل یونیورسٹی میں, ابھی تک اس کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی, اور اس میں 22 افراد ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور 40 کے قریب زخمی ہیں. تو وہ بھی ان میں سے زخمیوں سے میں بھی جو ہے دیکھا ہم نے کہ کافیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. یہ تو لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پھیلانے والی بات ہے, کس طریقے سے آپ آتے ہو, فائرنگ کرتے ہو, اور جس نے وہ چیز, وہ منظر دیکھا ہوگا, اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی, اس کی آنکھوں پہ کیا بیتی ہوگی, مطلب بالکل ایک بھگدڑ, ایک مرغیوں کے ڈربے والی وہ کیفیت سی بنی ہوئی تھی کل یونیورسٹی میں, کہ وہ ہم نے ویڈیوز 4-5 دیکھی ہیں, ان میں بھاگ رہے ہیں لوگ اپنی جان بچانے کے. ظاہر ہے اس ٹائم اب کسی کو کیا جان کے لالے جب پڑے ہوں آپ کو, تو پھر دیوار پھلانگ کے, لڑکیاں بھی ہم نے دیکھی کہ جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی دیواریں پھلانگ کے تو نکل رہی ہیں جان بچانے کی کوشش کر. تو یہ کس طرح کی, یہ پتہ نہیں ہے میں اس کو کیا کہوں, کہ یہ جو مرد ہے نا, یہ کس طرح کی مردانگی ہے, یہ کس طرح کا حوصلہ دشمن کا, کہ آپ ایک سافٹ ٹارگیٹ نہتے لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں, اور اس طرح کی سیدھی فائرنگ. انہوں نے تو بگاڑا ہی کچھ نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں, آپ ٹیررسٹ ہیں, آپ کس کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ آپ کے کیا کلیشز ہیں, میجورٹی کو اندر سے نہیں پتا. تو اس طرح کے ٹارگیٹس بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں. اے پی ایس کا پہلا واقعہ تھا, اس کے بعد یہ پشاور میں دوبارہ ہی ہو گیا مدرسے میں, اب تیسرا یہ ہو گیا واقعہ. تو افغانستان میں کابل یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا. ہماری زندگی, عبد الرحمان دیکھیں, ہماری زندگی ایسی ہے جہاں پر خوشی کے لمحات آتے ہیں وہاں پر اس طرح کے بھی لمحات آتے ہیں, تو ہمیں کس طریقے سے ان لمحات کا سامنا کرنا ہے, اور کس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنا ہے جو کہ ہمیں ٹینس کرتے ہیں, جو کہ ہماری مطلب کہ ہمارے غم غصے کا وجہ بنتے ہیں, ان کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کس طریقے سے کرنا ہے. خیر اس طرح کی خبریں تو افسوسناک خبریں, ہم مطلب کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو ٹیکل کرنا ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پر ایک خوش خبری ہے جی ہمارے ناظرین کے لیے, بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سعودی وزارت حج عمرہ کا عمرہ بحالی کے تیسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے. آج سے بین الاقوامی زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی ہے. کتنے پرسکون مطلب کہ لمحات ہوں گے جب بہت سے مسلمان مطلب کہ جو رہ گئے تھے کرونا وائرس کی وجہ سے, جو وہاں پر نہیں جا سکے تھے, عمرہ کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر سکے تھے, حج کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر سکے تھے, ان کے دل کس طرح کے طریقے سے منور ہوں گے یہ خبر سننے کے بعد یہ ہم جان سکتے ہیں. اور یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اب عمرہ کی جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور آج سے بین الاقوامی زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کی مکمل اجازت دے دی گئی ہے. مارچ سے یہ جو نظام زندگی ہے مکہ اور مدینہ میں بھی مفلوج ہو چکا تھا, اور اسی وجہ سے کرونا وائرس کے پیش نظر ان کے جو عمرہ اور حج کے جو حج کہہ رہا ہوں
عمرہ اور جو نماز پڑھنے کا وہاں پر معاملہ ہے اس کو بھی منیمائز کیا گیا تھا، چند لوگ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عمرہ تو بالکل بھی بند رہا کچھ دن. تو یہ خیر قیامت کی نشانی بھی ہے، قیامت کی نشانی. لیکن آپ کو عبد الرحمان آپ کو پتا ہے کہ جب کرونا کے باعث اس چیز کو جب کرونا وائرس آیا تھا تو اس میں جب عمرہ کی ادائیگی کی کوئی اجازت نہیں دے دی گئی تھی، اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا کہ کوئی عمرہ نہیں کر سکتا. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں جو پرندے تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. بالکل. اور کتنی خوبصورت نشانیاں تو موجود ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. تو یہ بھی انہی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ ایک قیامت کی نشانی دکھانا، اور اس کے بعد پھر اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کا ایک نمونہ دکھانا کہ پرندوں کے طواف کے، اس کے بعد یہ اب ریسٹوریشن ہو جانا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک دیکھیں یہ اس میں یہ کچھ وہ والا پروسیس ہے جس میں انسان مداخلت نہیں کر سکتا. بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے بڑی ہے. اچھا کیا کریں گے عبد الرحمان کہ یہ جی ہم نے بہت اچھی خبر دے دی اپنے ناظرین کو، تو کیا خیال ہے کہ نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، کیونکہ کچھ ایسی خبریں جو میں یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی، میں چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں. سے پہلے میں آپ کو ایک انفارمیٹری ہو رہا ہوں، تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑی دیر. 1122 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایمرجنسی کے واقعات، بڑھتے ہوئے ایمرجنسی کے واقعات. کیونکہ میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ کہیں پر بھی کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں پر اگر آگ لگ جاتی ہے، کہیں پر بھی کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور یہ کرونا کے دوران بھی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز سامنے آئے، تو 1122 کا جو کردار ہے وہ ہم سب کے لیے قابل تحسین ہوتا ہے. کس طریقے سے 1122 جو ہے وہ وقت پر وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اور مطلب کس طریقے سے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. 1122 جو ہے ریسکیو وہ کس طریقے سے ایکٹیو نظر آتی ہے. تو اس میں ہم نے اپنے ایک گیسٹ سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122 کے اور ڈاکٹر ماجد احمد، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ جو ہے اقدامات کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اور کرنٹ سچویشن جو ہے 1122. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں JNN مارننگ نیوز کو وقت دیا. بہت شکریہ سر. سر پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ابھی جو 1122 کے حالات ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی جو ایکوپمنٹس ہیں، جو ان کی گاڑیوں کے حالات تھے، وہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، نوٹ کیا کہ وہ کافی خستہ دکھائی دیے. اس حوالے سے پہلے بتائیں کہ اس وقت 1122 کے حالات کیا ہیں، کیا کس جگہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ شکریہ آپ کا. 1122 پاکستان کی پہلی ٹرین سروس ہے جو مختلف قسم کی ایمرجنسیز کو پراپر انداز میں ڈیل کرتی ہے، خواہ آگ کی ایمرجنسی ہو، ڈیزاسٹر کی ایمرجنسی ہو، بلڈنگ کولیپس کی ہو، یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوں. ہمارے پاس موجود گاڑیاں مختلف ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں. ایمبولینسز میڈیکل ایمرجنسیز، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں. فائر کی گاڑیاں مختلف فائر کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس. ہمارا جو سٹاف ہے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہے. ہماری اکیڈمی ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں، جہاں سے پروفیشنلی سب کو 6 months کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے بعد ان کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر کی ویژن ہے کہ ہم نے ایک ٹرینڈ سروس فیلڈ میں پہنچانی ہے جو اپنے ڈیووشن کے ساتھ اور اپنے سکل کے ساتھ ایمرجنسیز کو مینیج کرے. اس سلسلے میں ہمیں مختلف ایمرجنسی اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں. جہاں ضرورت ہے گاڑیوں کی تو گاڑیاں 2010 سے ہمارے پاس موجود ہیں، اور جیسے جیسے گاڑیاں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ استعمال میں آتی ہیں تو ان کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اپنے موجودہ ریسورسز کے مطابق ان کو ریپلیسمنٹ میں لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ریسکیو 1122 میں جتنی بھی اور جہاں بھی ضرورت ہوگی مختلف اکوپمنٹ پراپر انداز سے پرووائڈ کر دیے جائیں. بہت شکریہ سر. جی. اور اس وقت جو بڑھتے ہوئے جو حادثات کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ آ رہا ہے، اور اس سے بھی گزشتہ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ اس سے پرفارمنس پر تھوڑا اثر پڑا تھا 1122. جب آج سے اگر ہم 6-7 سال پہلے کی بات کریں تو موقع پر ایک دم سے 1122 بنا. تو اس کے لیے اب جو ایک تیزی آئی ہے، اس کے لیے کچھ چینجنگ آئی ہے پالیسی میں، کچھ نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں؟ تھینک یو سر. بات یہ ہے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے پاس لاسٹ منتھ ریسکیو 1122 لودھرا نے 2000 ایمرجنسیز کو ریسپونڈ کیا، جس میں 400 سے زیادہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے کیسز تھے.
राउंड अबाउट 20% या उससे ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे। जब फर्दर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें 80% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो मोटर बाइक की वजह से हुए। और फिर फर्दर अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें जो एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है उसकी एज है 20 to 30 ईयर। तो इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और जब हमने फर्दर इसे एनालिसिस किया तो पता चला कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो कानून है उसको फॉलो ना करना सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा तेजी है और यू टर्न पर मोस्टली बगैर किसी इंडिकेशन दिए और बगैर देखे फौरन टर्न ले लेना है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, रोड का अपना स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी होता है। तो मैंने जहां तक नोट किया कि अगर हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम 6th क्लास अप टू 10th क्लास उनके सिलेबस में रोड ट्रैफिक के बारे में एक चैप्टर शामिल कर दें और उनको अवेयरनेस देना शुरू कर दें, उम्मीद है कि जब ये बच्चे रोड पर आएंगे तो बेहतर अंदाज में रोड का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर एसओपीज के साथ ट्रैफिक कानून को फॉलो करते हुए चलाएंगे, जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। रेस्क्यू 1122 इस वक्त भी मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में ट्रैफिक कानून की अवेयरनेस दे रहा है ताकि जितने भी बच्चे हैं वो जैसे ही रोड पर आए प्रॉपर अंदाज में रोड का इस्तेमाल करें और ना सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दूसरों को भी महफूज रखें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग रेस्क्यू 1122 का वक्त का ज़या करते हैं, किस तरीके से वो आपको कॉल्स करते हैं लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ होता, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए? मैसेज ये कि सब लोग जो एसओपीज हैं ट्रैफिक के और दूसरे मुख्तलिफ किस्म के उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा मुख्तलिफ एमरजेंसीज हैं वो भी कम से कम आएंगी। इस तरह हम अपने पूरे मुल्क को एक बेहतर और सेफ मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खुदकुशी के जो वाकयात हैं रोज बरोज उसमें तो बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, तो किस चीज से, मतलब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? रोड के ऊपर असल में जब लोग आते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है और कोशिश होती है कि हम जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उसको वायलेट कर लें और जितनी जल्दी मुमकिन है हम रोड के ऊपर चलें और जिस स्पीड से चाहे चल लें, जबकि ये ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी है। रोड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल्स होते हैं और मुख्तलिफ स्पीड में जा रहे होते हैं। हमने अपने आप को भी सेफ रखना है और उनको भी सेफ रखना है। इसके लिए ट्रैफिक कवानीन है, जब हम उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह रोड के ऊपर जितनी भी ज्यादा ट्रैफिक होगी हम भी सेफ होंगे और सब लोग सेफ रहेंगे। आखिर में सर आखिरी बात ये कि आप चूँकि मेडिकल ऑफिसर एमरजेंसी ऑफिसर इन चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये जो बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र सबसे ज़्यादा दौड़ें जो हैं आप लोगों की लग जाती हैं, तो इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई गाइडेंस कोई देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए लोगों को और क्या मैसेज है उनके लिए? सर आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जो से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम सब ने इस मुल्क में रहना है और हमने कोशिश करनी है जो भी एसओपीज हैं उनको फॉलो करना। अगर हम रोड पर हैं तो हमने ट्रैफिक कवानीन के एसओपीज को अमल करना है। अगर हम किसी भी और जगह हैं तो हमने जो गवर्नमेंट के एसओपीज हैं उनको फॉलो करना है। जब हम मुख्तलिफ किस्म के एसओपीज को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी सेफ होंगे, दूसरे लोग भी सेफ होंगे। इसके अलावा एक और मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि रेस्क्यू 1122 एक वो अदारा है जो किसी भी इमरजेंसीज में फौरन रिस्पॉन्स करता है। इसके पास जो टेलीफोन कॉल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती हैं और मोस्टली इनके पास 3-4 लाइन्स होती हैं। अगर बेमकसद और बगैर किसी वजह के कॉल की जाएगी तो ये लाइनें एंगेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आने वाली कॉल को टाइम नहीं मिल सकेगा। इस तरह इमरजेंसी में मुब्तला शख्स को शिद्दत का इख्तियार हो जाएगा और शायद उनको ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही आप कॉल करें ताकि हम लोग रेस्क्यू 1122 उनको फौरन पहुंचकर उसमें उनकी मदद कर सकें। जी बिल्कुल, वक्त का ज़िया बिल्कुल भी मत करें। बहुत शुक्रिया सर CNN मॉर्निंग न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल 1122 के प्रॉम्प्ट रिस्पांस में किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है, लेकिन जो बढ़ते हुए हालात के पेश नज़र जो ऊपर से जो मस्तियां हैं लोगों की, या आपने बात की, आपने सवाल किया उनसे कि
جو لوگوں کی طرف سے جعلی کالز ملائی جاتی ہیں تنگ کرنے کے لیے یا چسکا لینے کے لیے صرف کال ملائی جاتی ہے. خدا را سر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے کافی لوگ ہیں نمبر جو ہے بہت زیادہ بزی ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ وقت پر ہمیں کال نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی اس طرح کی حرکات مت کیجیے، اپنے مذاق میں کسی کی زندگی آپ داؤں پر لگا چکے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ جو ہے ہنگامی صورتحال کو نمٹنے کے لیے فورس بنائی گئی ہے، تو ان کو ہنگامی ان کے لیے رہنے دیں. اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے یا آپ کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہے حرکتیں یا ان کو کال نہ کریں. اس سے خلل آتا ہے اور ان کی لائن بزی جاتی ہے، جس سے دوسرے لوگ جو واقعی مشکل میں ہوتا ہے واقعی مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکل آ جاتی ہے. جی بالکل، ان کے لیے بہت بڑی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. بس آپ نے بتا دیا. جی تو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اب اگلی سٹوریز کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھنے لگے تھے. بڑھیں گے، ضرور بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک تو بنتی ہے عبدالرحمان. بالکل، بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے سیگمنٹ. جی چھوٹا سا بالکل. بریک. اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. جب جھوٹ کا کاروبار عروج پر ہو، جب کالا دھن امارت کی نشانی بن جائے، جب سچ گلیوں اور چوراہوں میں منہ چھپاتا پھرے، اخلاقیات دیوانے کا خواب ٹھہرے، انسانی رویے تار تار ہو رہے ہیں، تو حقوق مسمار فیصلے تاراج ہو جاتے ہیں. اہل عقل و علم زہر کا پیالہ پینے لگتے ہیں. سیاست چمک اٹھتی ہے، قانون خاموش ہو جاتا. مگر ہم مایوس نہیں، ہم بات کریں گے، ہم حل نکالیں گے، ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام مگر کے ساتھ. اسلام آباد سے میں ہوں شیراز احمد شرازی. میں آپ کو باخبر رکھوں گا. میں ہوں راولپنڈی سے عدنان حیدر بری. اکرم خان، میں ہوں نمائندہ JNN نیوز صادق آباد سے. میں ہوں محمد عبداللہ مستوئی، نمائندہ JNN کوچھری. خبر ہم سے محمد سلیم ارائی، JNN نیوز 2. بابا بلے شاہ کی نگری قصور سے میں ہوں میاں کاشف. سیاسی، سماجی اور کرائم کی خبر سے رکھوں گا آپ کو باخبر. میں ہوں رو محمد عمران، نمائندہ JNN نیوز خانیوال. کوہاٹ سے میں ہوں عثمان.
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना इजलास में सियासी, माशी और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर का जायजा लेगी, जबकि अपोजिशन रहनुमाओं के रियासत मुखालिफ बयानात के इजलास में बागौर जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास को कोरोना के फैलाव और हुकूमती इक़दामात पर भी ब्रीफिंग देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि अफगानिस्तान में देर पा अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। इस मौका पर अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का फ़िनलैंड के हममनसब पीका हॉस्टू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए खुलूसी नीयत के साथ मसालेहाना काविशें बरवेकार ला रहा है, जबकि दोनों वज़राए ख़ारजा में अफ़गान अमल समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी मुशावरती सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इफाकी वजीर इत्तलात सेंटर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ये ना समझे कि रियाज सादिक के बयान की बात वैसे मंजर में चली जाएगी। पाकिस्तानी अवाम गुजरांवाला कोयटा जलसों के मुल्क दुश्मन बयानी और मसारे कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की उनकी मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाइखा खान अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हाइब्रिड मॉडल नाकाम हो चुका, नाअहल हुक्मरानों की वजह से अवाम की कमर तोड़ महंगाई का सामना है। उनका मजीद कहना था कि अवाम की जेब से पैसा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वो लोग भी किरदार की बातें कर रहे हैं जिनका काम दिन रात अपने आकाओं की करप्शन बचाना है। हिंदुस्तान की जबान बोलने वाले किरदार की बात ना करें। इंडियन अकाउंट से अरबों रुपए शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में आए। वो चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा, मरीजों की तादाद 13,242 हो गई। 24 घंटों में मजीद 12 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर से कोरोना के 1123 नए केसेस भी रिपोर्ट, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के बाइस 92 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल धमाकों से गूंज उठा। मुसल्लह अफवाज का यूनिवर्सिटी पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग से 22 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 दर्जन से जायद शदीद जख्मी हो गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव ने नगोर्नो काराबाख के मामले पर आखिर तक लड़ने का अज़्म कर लिया। कहा कि अगर आर्मीनियन अफवाज नगोर्नो काराबाख समेत दीगर इलाकों से दस्तबरदार ना हुई और मुज़ाकरात के नताइज किसी मुआहदे तक ना पहुंचे तो आज़रबाईजान की अफवाज आखिरी हद तक लड़ेगी। और सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा बहाली के तीसरे मरहले का आगाज कर दिया। आज से बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी की इजाजत दे दी गई। सऊदी एयरलाइन लाहौर से 74 उम्रा ज़ायरीन को लेकर किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पहुंच गई। इस्लामाबाद से PIA की परवाज 46 उम्रा ज़ायरीन को लेकर मदीना पहुंच गई। इस्लामाबाद से मैं हूँ शिराज अहमद सिराजी, मैं आपको बाखबर रखूंगा। मैं हूँ रावलपिंडी से अदनान हैदर बरी। अकरम खान, मैं हूँ नुमाइंदा JNN न्यूज़ सादिकाबाद से।
मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मस्तोई, नुमाइंदा JNN और शरीफ। खबर हमसे मोहम्मद सलीम अराई, JNN न्यूज 2। बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर से मैं हूं मियां काशिफ। सियासी, समाजी और क्राइम की खबर से रखूंगा आपको बाखबर। मैं हूं राव मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा JNN न्यूज खानेवाल। कोहाट से मैं हूं उस्मान पराचा। देखते रहिए JNN न्यूज, खबर हमसे। मेरा नाम है मीर अली अकबर बंगवार, मैं रिपोर्ट करूंगा कंदकोट शहर से। लड़कड़ा से मैं हूँ बख्तियार बुक्की, खबर हमसे। देखते रहिए JNN न्यूज। मैं फिदा हुसैन हैदरी और मैं रिपोर्ट करूंगा उमरकोट से। देखते रहिएगा JNN न्यूज। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। झूठ का कारोबार अरूज पर हो, जब काला धन इमारत की निशानी बन जाए, जब सच गलियों और चौराहों में मुंह छुपाता फिरे, इखलाकियात दीवाने का ख्वाब ठहरे, इंसानी रवैये तार तार हो रहे हैं, तो हकूक मिस्मार फैसले ताराज हो जाते हैं। अहले अक्लो इल्म जहर का प्याला पीने लगते हैं। सियासत चमक उठती है, कानून खामोश हो जाता। मगर हम मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर के साथ। मायूस नहीं, हम बात करेंगे, हम हल निकालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम मगर में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौला। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ।
टू द प्रोग्राम। एक दफा फिर JNN मॉर्निंग न्यूज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, JNN मॉर्निंग न्यूज और मैं हूँ अब्दुल रहमान शेख और मैं हूँ आकाशा यासीन। बिल्कुल आकाशा यासीन, हम बढ़ रहे थे अपने अगले बिल्कुल वक्त का ज़िया नहीं ना? करेंगे, मेरी बात सुने, बिल्कुल भी वक्त का ज़िया नहीं करेंगे, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। न्यूज व्यूज की जानिब बढ़ जाइए। उससे पहले हम क्या करेंगे बताइए? उससे पहले न्यूज व्यूज से बढ़ने से पहले उससे पहले नहीं, थोड़ा सा नहीं, वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ बता देते ना कि क्या होने वाला है, तो मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी। बिल्कुल ठंड होने वाली है सबसे पहले जी ये कि मौसमियाती तब्दीली बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में। बिल्कुल पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कराची में भी जिस तरीके से एकदम से मौसम ने करवट ली है। बिल्कुल, और हर साल जो है ना पिछले साल की निस्बत ठंड भी ज्यादा हो रही है, नुमाया फर्क नजर आ रहा है हमें। बर्फबारी की सूरत हाल भी गुज़श्ता साल हमने देखी कि कितनी ज्यादा, और गर्मी की भी सूरत हाल हमने देखी। तो गर्मी भी ताबड़तोड़ हम लेके उसने भी, और अब सर्दी है, सर्दी भी उसी तरह से। अच्छा, एक मजे की बात कि सियासत में बहुत ज्यादा जो मौसमियाती तब्दीलियां करवट ले रही है। हाँ, सियासत का भी एक मौसम होता है और वहाँ पर भी बहुत ज्यादा जी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। फयाजुल हसन चौहान वजीर इत्तलात जो थे, उनसे कलमदान वापस ले लिया गया है और फिरदौस आशिक ऐवान की एंट्री। हाँ, और फिरदौस आशिक ऐवान को दोबारा वजीर इत्तलात बना दिया गया है के लिए है इस बार, लेकिन वजीर इत्तलात तो अच्छा, क्या ख्याल है वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का से उनका मतलब कि क्यों दोबारा उनको बरतरफ किया गया, क्यों ऐसा क्यों? अजीब सी शफलिंग ये देखने में आ रही है कि फयाजुल और आपको पता है जब फयाजुल हसन चौहान से पूछा गया, वो कहते क्या मुझे तो नहीं पता। अच्छा, बहुत ये कितनी एम्बेरस मोमेंट होगा जब इंसान से एक पूछा जाए कि क्या हुआ, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा दोबारा आ गई और आपको साइड पे कर दिया गया, तो उन्होंने कहा होगा क्या मुझे तो पता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले बता देना चाहिए ताकि इंसान उस चीज को, उस मौके को किस तरीके से टैकल करता है। फिर ये चीज तो और फिरदौस आशिक ऐवान को पहले हटाया गया, जाहिर है खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हटाया गया होगा, तो या मुनासिब नहीं होंगी वो उस ओहदे पर, और जो है उनकी जगह काफी लोग खैर विफाक में तो तब्दील हुए। आपको पता है कि इस फैसले से जो वुज़रा हैं, PTI के जो वुज़रा हैं, वो बहुत खुश हैं। मतलब खुश को इस सेंस में मैं बोल रही हूँ कि मतलब उनमें कहीं ना कहीं ये चीज पाई जाती है कि अच्छा हुआ कि वजीर इत्तलात जो पंजाब है फयाजुल हसन चौहान को साइड पर कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी ज्यादा करते थे, हुकूमत की कम सुनते थे। हाँ, उनका बहुत ही कैजुअल अंदाज था, बहुत गपशप वो करते थे, लेकिन खैर स्पोक्स पर्सन होते भी इसी किस्म के हैं जो ज्यादा बात कर सकें, जो इंटरेक्ट कर सकें। तो फयाजुल हसन चौहान तो इससे क्या हम लेके नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना है। तो फिरदौस आशिक ऐवान जो है उनकी भी पब्लिक इंटरेक्शन अच्छी है। हाँ। तो खैर ये जो है लोग तो यही हैं जो घूम घूम के वही चक्कर में जो फिर के वापस आ रहे हैं। तो फिरदौस आशिक ऐवान की दोबारा वापसी, और इस बार अब देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस अब पंजाब की हद तक है वो, तो देखते हैं क्या बातचीत करती हैं, किस तरह से हुकूमत का मौका। हाँ, अच्छा जी, यहाँ एक और खबर है मेरे पास कि कल कुछ ऐसा हुआ था कि शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को नैब एहतसाब अदालत में उनको पेशी के लिए लाया गया था बख्तर गाड़ी में, और वहां पर मरियम नवाज पहुंची और उन्होंने ये बयान जी दिया कि हुकूमत तो चाहती थी कि शीन लीग को और नून लीग को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि शीन भी यही है और नून भी यही है। बिल्कुल, और जिस तरह से शेख अच्छा, रशीद अहमद साहब का नहीं बोला, उन्होंने मीम का बोला, तो अब मुझे पता चला कि मीम तो उन्होंने मरियम नवाज अपने आप को बोला कि शीन भी यहीं पे है और मीम भी यहीं पे है। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल। आज तो आप बहुत कम बात कर रहे हैं, क्या मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ज्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक सो आपके दिमाग पे मौसमियाती तब्दीली छाई हुई है ठा करके। मौसमियाती तब्दीली तो हर किसी के दिमाग पर छाई हुई है, और मैं तो बताया आपको, सबको पता भी है कि मैं बीमार भी थोड़ा सा रहा हूँ, तो इस वजह से रहा हूँ, अब नहीं है, इसलिए आप दोबारा से अपनी कमान संभाल लीजिए और अपने काम पे तवज्जो दीजिए। बिल्कुल, मैं माजरत ख्वाह हूँ इसलिए आपसे। तो अगली यहाँ पर एक स्टोरी है कि ये तो कोरोना वायरस वाली स्टोरी है, मैंने तो एक और स्टोरी देखी थी। बस ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं एक अच्छी खबर मैं बता देती हूँ जी कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का फैसला आज होगा और अवाम किसको सिलेक्ट करेंगे, जो बाइडेन को या
सदर ट्रंप को देखते हैं जी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि ट्रंप सिक्योर कर जाएंगे अपनी ट्रंप एक दफा फिर, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जो बाइडन अच्छा। लेकिन आपको पता है कि लास्ट वीक हमने ये अपने नाज़रीन से भी ये बात शेयर की थी कि अगर जो बाइडन जो हैं वो सदारती इंतखाबात जीत जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा जो बड़ा धचका लगेगा, एक नुकसान होगा, वो होगा भारत को। अब ये तो देखने की बात है कि जी क्या होने वाला है। सियासत इलेक्शन से पहले सियासत कुछ और होती है, उसके बाद सियासत कुछ और होती है जब प्रैक्टिकल। तो ये तो इलेक्शन से पहले फायदे नुकसान की बात अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में कुछ और ही होता है। तो खैर देखते हैं। चलें जी, चंद घंटों की वोटिंग के अमल के बाद पता चल जाएगा कि कौन है जी अगले 4 वर्ष के लिए कौन बनेगा अमेरिका का सदर। एक बहुत बड़ी खबर जो सुनने को कान तरस गए हैं, उसका फैसला होने वाला है चंद घंटों बाद। बिल्कुल, और काफी इंतजार है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उस इलेक्शन पर हैं। और आपको पता है जो बाइडन और सदर ट्रंप जो हैं एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तो उनकी चलती ही रहती है। तो ऐसे में अब देखते हैं कि लफ्जी गोलाबारी किस तरीके से एक दूसरे पर असल वाले गोला बारूद का असर करेगी। मतलब जब ये फैसला आएगा तो क्या नताइज सामने आएंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हो जाता है कि जो बाइडन जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंतशार फैलेगा, बहुत ज्यादा मुल्क में फसादात देखने को मिलेंगे। तो ये तो पहले से वार्न कर दिया ना कि नहीं जी मुझे ही जीतना है, जो बाइडन को नहीं जीतना। जाहिर है ट्रंप अब पुराने भी हो गए हैं तो वो जानते हैं ज्यादा इन हथकंडों को जो सियासत में इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर वो तो देखी जाएगी, आज शाम तक पता चल जाएगा मेरे ख्याल। हाँ, शाम तक पता चल जाएगा और कल फिर हम आपको बताएंगे जी क्या होने वाला है। क्योंकि मैं तो जो बाइडन को लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि जो बाइडन ही आगे जाएं सदारती इंतखाबात में, जो बाइडन ही जीतें। लेकिन मुखालिफ लोग जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि सदर ट्रंप जो हैं वो अगले 4 सालों के लिए मुल्क के सदर बने। बिल्कुल, इंस्पेक्टर बन जाएंगे अमेरिका के ट्रंप। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ट्रंप ही बने। क्यों, ऐसा क्यों? खैर छोड़िए, मैं आपसे इस पर मैं मजीद बात आपसे नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हमारी लड़ाई स्टार्ट हो जानी है। बिल्कुल। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं, उनका क्या कहना है आपको पता है? उनका कहना है जी खत्म कर दो। हाँ, मुल्क चलाना है, अगर आप लोग मुल्क चलाना चाहते हैं तो नैब को ताला लगा दीजिए। अगर नैब को ताला नहीं लगाया गया, उसको खुलेआम ऐसे ही छोड़ा गया तो मुल्क कहाँ चलेगा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको किसने बोल दिया कि नैब को ताले लगाने से मुल्क चलेगा या मुल्क नहीं चलेगा? इसका दारोमदार इस चीज पर नहीं है। आप क्या ढूंढ रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। हो सकता है वो मैंने छुपाया हो। मैंने एक स्टोरी रखी थी, खैर छोड़े, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी जो नैब को, वो काफी देर से उनका ये बयान ये रहा है कि नैब इन शॉर्ट वो यही कहते हैं कि बेतुका डिपार्टमेंट है, किसी काम बेतुका है जी, साइड पे करो। और ये भी वो तो खैर पूरी नून लीग बारहा ये बात करती रही है कि नैब को गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए। तो खैर हरकतों से जो सामने जो नजर आ रही हैं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर वो भी बहुत पुरअज़म है। नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल जो है वो भी काफी पुरअज़म है कि हम ये जो एहतसाब का अमल है इसको मजबूत करना चाह रहे हैं। तो खैर मजबूती तो पता नहीं अब यकतरफा कार्रवाई को मजबूती कहते हैं या एहतसाब को करने को, इस अमल को मतलब तेज करने को मजबूती कहते हैं। खैर मजबूती हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। यहाँ पर हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़े, लेकिन हम अपने जो प्रोड्यूसर हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं कि वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं अब्दुर्रहमान। बिल्कुल बताएं। पहले बात बताओ या पहले नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़े, क्या ख्याल है? जैसे आपकी, क्योंकि होना वही है जो आप चाहेंगी। तो खैर ऐसा क्यों? बिल्कुल, तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है जी, आपने इतनी बड़ी बात कर दी तो मैं पूछ भी नहीं सकती आपसे। लेडीज, वी रिस्पेक्ट लेडीज, आपके ओपिनियन लेडीज फर्स्ट, यू नो। बिल्कुल, तो आपकी कैसे टाली जा सकती है बात? तो बढ़ जाए नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ, नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा टोटके वोटके। ऐसी खबरें तो हम बता चुके हैं
आप बोल भी सकते थे आकाशा, आपके मुंह से गलत बात निकल रही है, लेकिन आपने नहीं बोला, मुझे खुद ही बोलना पड़ा। हो गई। अब तो मेरे ख्याल से खबरों से हम हट के एक सॉफ्ट चीज की तरफ आ गए हैं और आप खुश भी लग रही हैं क्योंकि आपकी तैयारी लगता है काफी है लोगों को मिसगाइड कह दिया मैंने, एक्सक्यूज ओके, मिसगाइड नहीं, आप गाइड करने के लिए लोगों को तरस रही हैं, तड़प रही हैं। बताएं आज क्या लेके आई हैं आज लोगों के लिए? समझ तो मैं भी गई हूँ और समझ तो नाजरीन भी गए हैं कि आप कहना क्या चाह रहे थे। कहना हाँ बिल्कुल हम समझ गए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपसे मैं माजरत ख्वाह हूं उसके लिए। अब्दुर्रहमान का बाइकॉट। खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं नाराज होने वालों में से नहीं हूँ। चलें जी, मैं आपको बताती चलूँ। देखिए मौसमियाती तब्दीली को तो बहुत ज्यादा हमने डिस्कस कर लिया, उसमें जो भी हमारे साथ होता है, फीवर होता है, फ्लू होता है, कफ होती है, गला खराब और अजीबो गरीब से जो चीजें हमारे साथ होती है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, उसको तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। लेकिन उसके अलावा हमने और भी बहुत ज्यादा टोटके, हेयर फॉल को ले लिया, डैंड्रफ को ले लिया, स्किन टाइप्स को ले लिया, स्किन की जो डैंड्रफ है उसको ले लिया, ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा मसला होता है मसों का। किसका? मसों का। आपको पता है एक मोल होता है बहुत बड़ा सा, उसको मसा बोलते हैं। अच्छा, समझने वाले समझ गए हैं। बिल्कुल हाँ ठीक है। अब मैं बता दूं और क्या इसको कहते हैं? अच्छा ये बहुत अजीब, मौका भी कहते हैं ना? क्या मौका इसको? हाँ आपके इलाके में मौका बोलते हैं, हमारे इलाके में मसा बोलते हैं। अच्छा क्या है कि ये बहुत अजीब, मतलब कि अगर स्किन पे है बहुत खराब लगता है। अगर पाँव के नीचे, अमूमन पाँव के नीचे बहुत ज्यादा देखने में सामने ये चीज आती है, तो उसमें क्या होता है इंसान कंफर्ट होकर चल नहीं सकता। कंफर्ट जाहिर सी बात है, अगर पाँव के नीचे कोई चीज भी आएगी तो आप कंफर्ट नहीं हो सकते। अच्छा सम टाइम ऐसा होता है ये अचानक से खुद ही इंसान के फेस पर निकलते हैं, बॉडी पर कहीं भी निकल सकते हैं और अचानक से खुद ही खत्म भी हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि अगर एक निकला, उसकी जो रूट्स हैं वो इतनी फैल जाती हैं कि आगे पीछे मतलब काफी ज्यादा एरिया वो कवर कर लेती हैं और बहुत ज्यादा फेस पे ये बहुत ज्यादा चीज खराब लगती है। चलो और जो स्किन की मतलब के हैंड्स पे हो गई, पाँव पे हो गए, पाँव के नीचे हो गए, जिस्म पे और कहीं हो गए, वो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन फेस एक ऐसी चीज है जहां पर अगर ये निकल आए तो टेंशन टेंशन टेंशन। क्या ख्याल है? और इसको रिमूव करवाने के लिए यूजुअली वो होती है लेजर ट्रीटमेंट होती है ना, लेजर ट्रीटमेंट से इसको रिमूव किया जाता है और वो बड़ा ही पेनफुल भी है, मैंने देखा है एक दो बार होते हुए। कोई हाल नहीं है इस इंसान का। सॉफ्ट ट्रीटमेंट है आकाशा के पास, टोटकों में इसका इलाज होगा और आपको शिफा होगी अगर आप बिल्कुल। ये आप जी ये चीज आप मुझे पहले भी कह सकते थे, लेकिन नहीं छोड़े अब्दुर्रहमान, कोई फायदा ही नहीं है। इंसान जो खैर छोड़ दिया, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ जी, मसों का इलाज कुछ ऐसा है कि पहले जमाने में बहुत ज्यादा ये चीज देखने में सामने आती थी कि जिसके फेस पर अगर मसा है, कहीं और जिस्म के किसी और हिस्से पर है, तो किस चीज से उसको खत्म करना है, गधे के बाल से या घोड़े के बाल से। अगर वो उस मसे पर आप बांध देते हो तो वो खुद ही उसकी वो जो उसकी रूट से अंदर से खत्म करने के बाद वो खुद ही मसा वहां से उतर जाएगा। ना उसमें आपका ब्लड वेस्ट होगा और ना कोई और इशू। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों बैठे हैं आप? घोड़े गधे के बाल, घोड़े का बाल, ऐसे में क्या होगा, आपको बहुत करीब से देखने का मौका मिल जाएगा, घोड़े को भी और गधे को भी। लेकिन घोड़े का बाल बांधे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि मैंने अपने बचपन में घोड़ा ही सुना था। ये आज इन्होंने मुझे कह दिया कि गधे का भी ऐड कर दे। आपने अभी घोड़े गधे का कहा था तो इस वजह से मैं जरा हैरान रहा था उस पे कि खैर, लेकिन इलाज अच्छा एक और भी हाँ किसी चीज से भी हो सकता है। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है। और दूसरी बात ये कि एप्पल का जो सिरका होता है उसको अगर आप एक कॉटन पे लगाएं, कॉटन जहां पे आपको मसा है वहां पर रख कर उसको ऊपर से टेप अप कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 दिन इसको लगातार आप करते रहें। उससे क्या होगा कि मसा आपका खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और जो उसकी रूट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा जो मुझे एक टोटका पता है इसका बहुत अच्छा, जो मैंने भी अप्लाई किया हुआ है अपनी लाइफ में। एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, तो मैं बहुत ज्यादा टेंस थी उसकी वजह से। और मैंने क्या किया था कि मेरे मामू ने मुझे ये टोटका बताया था और ये बहुत अच्छा अफादियत से भरपूर है ये टोटका, कि आप एक ब्लेड लीजिए, बिल्कुल साफ ब्लेड ले लें, ठीक है। जहां पर आपका मसा है उसको कट कर दीजिए। उससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और ब्लड इस तरीके से नहीं रुकता। लेकिन इसका मतलब मुकम्मल इलाज यही है। उस पंसार की शॉप से एक मिलती है। क्या हो गया, आप इतने टेंस है, मुझे तो बताने का दिल नहीं कर रहा। तो क्या पंसार की शॉप से आपने एक पिंकी नाम है, पिंकी दानेदार सी होती है, कुछ दानेदार फॉर्म में होती है, वो आपने लेकर आनी है और मसे को काट कर वहां पर आपने पिंकी लगा देनी है।
उसके बाद वो पिंकी तब तक लगी रहेगी जब तक वो अंदर पूरी आपकी रूट्स खत्म नहीं कर देगी। उसके बाद वो खुद ब खुद वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको हमेशा के लिए हमेशा के लिए उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। ये मैंने आपको वो टोटका बताया क्योंकि ज्यादातर मैं वही टोटके बताती हूँ जो मैं खुद अपनी रूटीन में यूज करती हूँ, जो मैं दूसरों को बताती हूँ, अपने प्यारों को बताती हूँ। तो आप भी तो मेरे प्यारे हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगी। ये पिंकी उसी की आप बात कर रही हैं जो ये वाटर टैंक्स में भी यूज की जाती है पानी को साफ? जी बिल्कुल, गुड अब्दुर्रहमान, आप पहुंच गए। तो ये अच्छा पिंकी से इनका इलाज, मसों का इलाज ये बहुत अच्छी है और ये मैंने खुद भी यूज की, इसलिए मैंने आपको भी बता दी। तो नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ जाएं। जी बिल्कुल बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट अगर आप इतने कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं कि मैं एक दफा कह रही हूँ क्या हुआ अब्दुल? नहीं, मैं जरा आप उस खबर से तो नहीं हो रहे कि आज सदारती इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें किसका कौन बनेगा सदर, नहीं कौन बनेगा करोड़पति? जो भी होगा पॉलिसीज वही रहने वाली हैं यूएस की, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बज़ाहिर सिर्फ बंदा चेंज हो जाएगा, वो भी नहीं होगा मेरे साथ। पर्सनली जो हम किसी को लाइक करते हैं वो चीज भी तो बहुत ज्यादा मैटर करती है अब्दुर्रहमान। ये चीज और आप ये समझती हैं कि मैं ट्रम्प को लाइक करता हूँ? तो आप ऐसे ही बयान दे रहे हैं कि जी ट्रम्प ही आना चाहिए, ट्रम्प तो मैं तो ये आना चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ आएगा। बिल्कुल। अच्छा समटाइम ऐसा आएंगे, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी से हल्की सी बात भी करने के बाद जो दूसरे होते हैं उस पर मतलब वो चीज ये सामने आ जाती है कि खैर छोड़ें, आपका मूड बहुत ऑफ है। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सोशल मीडिया। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया में हमारे नाज़रीन। दोबारा वही क्वेश्चन वहां पे है कि कितनी बड़ी छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें, बस वो तकिया कलाम है कुछ ऐसा कि बड़ी बड़ी चीजें। बिल्कुल। और अब हो गई छोटी छोटी चीजें। हाँ, और क्या हो रहा है सोशल मीडिया में? सोशल मीडिया में जी क्या हो रहा है कि राबी पीरजादा ने जो उनमें बहुत ज्यादा अच्छी आदत है, जो कुछ भी है जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं उनकी नेचर में हो गई। वो किस तरीके से उनकी आवाज का जो जादू है वो क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो उन्होंने अपने मद्दाहों से शेयर कर दी जी, डिस्क्लोज कर दिया। मतलब कि डिस्क्लोज कर दिया, अपने आप को सारे गुण बता दिए। अंदर की बात बहुत कम लोग बताते हैं, जैसे कि मेरे साथ बैठा हुआ इंसान। वो मैं आपको कौन सी, मैं आपको इतनी अंदर की बातें। अच्छा जी मेरी बात सुने, राबी पीरजादा ने क्या कहा है बता दूं। उन्होंने कहा है कि मेरी आवाज और आर्ट का राज लस्सी है और मुझे इससे एनर्जी मिलती है क्योंकि लोगों को लस्सी से नींद आती है, लेकिन ये जो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक है, लस्सी उनके लिए एनर्जी ड्रिंक है। और ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर चाय पी जाए, कहते हैं ना कि अगर रात के वक्त चाय पी जाए तो उसका ये होता है कि रात को नींद नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर रात को चाय पी जाए तो हमें नींद आ जाती है। ये वो है कि लस्सी से कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, लेकिन मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक है और मैं इसको पीती हूँ। लस्सी पीकर। और इससे पहले वो पेंटिंग भी करती है ना, पेंटिंग करती हैं और उसके अलावा गाती भी हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मल्टी टैलेंटेड। ये तो हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड ही होना चाहिए जी। और आपको भी होना चाहिए, बिल्कुल हमें भी होना चाहिए, इनको भी होना चाहिए। और इससे पहले आपको पता है कि राबी पीरजादा कोरोना वायरस का भी इलाज बताती रही हैं। उन्होंने रूहानी इलाज बताए हैं, फुली पीरों वाला इलाज। अच्छा, उन्होंने बताया है कि कुरान पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, तलावत करें और गुनाहों को छोड़कर इबादत की तलकीन की है उन्होंने। अंडरस्टूड से उन्होंने इलाज बताए हैं। तो राबी पीरजादा, वाह। खैर कोई भी आपको हिदायत तो आपको किसी से भी मिल सकती है, जरिया कोई भी बन सकता है जी बिल्कुल। तो खैर क्यों ना उन्हीं की बातों पर अमल कर लिया जाए जो उनके हम तो बस दूसरों को अच्छी बातें ही बता सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने इस पर चीज पर इम्प्लीमेंट करना है ये तो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हमारी चीज को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
1 road, 1 belt, 5G معاشی طور پہ پوری دنیا پہ ہو. اقتصادی حوالے سے طاقتور ترین دھاڑ رہا ہے, چنگاڑ رہا ہے دور سرحد کے پاس. دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے. یقین, نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی. کل تک جو دشمن تھا آج وہ دوست ہے. کل تک جو خون کا پیاسا تھا آج وہ دہلیز پہ آن بیٹھا. دولت چاہے لامتناہی ہو ختم تو ہو ہی جاتی ہے. کیا نئی بساط بچھ رہی ہے دور سرحد کے پاس. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو. ویلکم بیک. یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی بات آپ کو بتاتے چلے کہ کس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی ہمارے اوپر کس طریقے سے سر انداز ہوتی ہے. ہم تو یہ بات ہمیشہ اپنے پروگرام میں کرتے ہی رہے ہیں, لیکن آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کا علاج کس طریقے سے. بالکل, اور کس طرح سے پریکاشنز لے سکتے ہیں آپ موسمیاتی تبدیلی کا شکار نہ ہونے کے لیے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدام حسین کھوکھر صاحب. پہلے نمبر پہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور اس کے بعد پہلا سوال ڈاکٹر صاحب, موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے, تو اس میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کافی بیماریاں جو ہیں وہی سیم انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے ہر سال واپس آ جاتی ہیں, تو اس کی کیا پریکاشنز لینی چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو اس وقت یہ جو انوائرمنٹل چینج ہے یہ ایک برننگ ایشو ہے, اور اس پہ ہمارے پی ایم صاحب نے بھی سٹریس کیا تھا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں. تو یہ آل اوور دا گلوب اس وقت یہ ایک برننگ ایشو ہے, اور یہ ایک نیچرل رسپانس ہے. انسان کا جو ہیومن سسٹم ہے, جو ریسپریٹری سسٹم ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے جب بھی کوئی ہارمفل جو بھی فارن باڈی ہوگا وہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم کو ایدر تھرو نیزل اپروچ یا ہمارے اوروفیرنگس کے ذریعے جب بھی وہ ریسپریٹری سسٹم میں جائے گا تو فوراً ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو
इस मौसम की बीमारी है, ये स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, ये सारा दिस इज द नेचुरल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू द फॉरेन स्टिमुलाई। तो ये फिर इसमें आजकल जो मोस्ट कॉमन है ये सीओपीडी है, वीजिंग है, राइनोरिया है, रेनाइटिस है, ये मोस्ट कॉमन डिजीजेस है जो कि जिनकी प्रेवलेंस बच्चों में ज्यादा पाई जाती है और ओल्ड एज लोगों में, और इसकी प्रेवलेंस उन लोगों में ज्यादा होती है खसूसन जो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज्ड है। फॉर एग्जांपल सर ये बताइएगा कि क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता जिसके बायस ये बीमारियां हमें आसानी से मतलब कि हम इनका शिकार हो जाते हैं? नहीं, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट भी हो सकता है और वो कॉम्पिटेंट भी हो सकता है, तो ये दोनों पेशेंट में, लेकिन जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट होंगे उसमें ये ज्यादा उनको अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल सर। और एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि कहते हैं कई एक्सपर्ट, हमने कहते हुए सुना है कि नज़ला जुकाम जो होता है इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोशिश ना की जाए। तो ये क्या ये बात नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसके अंडरलाइन काज क्या है। अगर तो वो इन्फेक्टिव है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको तो डेफिनेटली हम फिर वो करेंगे, उसके कंसर्न जो है एंटीवायरल एंटीबायोटिक। तो ये हाँ, अगर वो कोई एलर्जिक रीजन है उसकी, वो किसी भी एंटीबायोटिक को एंटीवायरल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फिर उसमें हमने अवॉइड करना है। किससे अवॉइड करना है? वो जो इंसाइटिंग स्टिमुलस है जो उसको काज कर रहा है, तो उससे हमने अवॉइड करना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। तो ये अच्छा सर, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पर्सनली करना चाहूंगी कि बच्चों में जो खाने पीने की आदत होती है, क्या मौसमियाती तब्दीली इस चीज पर भी असरअंदाज होती है कि बच्चों को भूख का बिल्कुल ना लगना? जी बिल्कुल, ये जो बच्चे होते हैं, एक तो उनका हमारा ये जो सिस्टम है वो फुली डेवलप नहीं होता, और बच्चे को जब भी हम ओवर क्वांटिटी में फीड करेंगे, उसको बार बार उसको फीड करेंगे, फीड करा के हम उसको सुपाइन पोजीशन में जैसे माएँ बच्चों को सुला देती हैं, तो उसमें फिर इसका वो हो जाता है रिगर्जिटेशन, हम उसे बोलते हैं कि उसके जो इसोफेगस के कंटेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आना शुरू हो जाते हैं, तो उस वजह से ये बच्चों में ज्यादा वो प्रेवलेंट। और सर तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक, उन बच्चों में मतलब ये जो खाने के मसाइल देखने में सामने आते हैं, इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एनोरेक्सिया की आप बात कर रही हैं। ये जो एनोरेक्सिया है इसके मुख्तलिफ काजेज हैं। ये जो मोस्ट प्रेवलेंट काज है वो अनीमिया है, बच्चों को अनीमिया और वो खून की कमी, और वो इटसेल्फ अनीमिया इटसेल्फ को जो है वो एनोरेक्सिया काज करता है, और फिर एनोरेक्सिया होने की वजह से ज़ाहिर है उसका इंटेक कम हो जाता है, तो वो जो मिनरल्स, विटामिन्स, पीरियड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो उसको एनफ क्वांटिटी में नहीं जाते, तो उस वजह से वो फिर उसके सिम्टम फर्दर जो है वो एग्रेवेट करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसकी हार्मोनल काजेस भी हो सकती हैं, लोकल काजेस भी हो सकती हैं। तो जीआईटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मलेरिया है, उसमें भी ये एनोरेक्सिया डेफिनेटली हर पेशेंट को होते हैं, तो ये उसकी चंद एक वजूहात। बिल्कुल। और सर यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि कोरोना वायरस का दौर है, वैसे भी कोई आपके पास खड़ा हुआ बंदा छींक भी मारे तो इर्द-गिर्द वाले लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो उसमें भी अब मौसमियाती तब्दीली भी है। ये एक ही नज़ला है, कोई फ़र्क है? किस तरह से इसको हम जो है हमें पता चल जाएगा कि कोरोना का फ्लू कौन सा है और नॉर्मल फ्लू कौन सा है? हाँ, और किस छींक से डरने की जरूरत है और किससे नहीं डरने की जरूरत? नहीं, ये जो कोरोना वायरस है ये तो अभी ग्लोबली WHO के लेवल पे भी इसमें वो कोई उसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो कंफर्म नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स उसमें कह रहे हैं कि ये एक कोगुलोपैथी करती है, मतलब खून जमना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से हमारे जो एल्वियोलाई होती हैं जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड में जा रही है, तो उस लेवल पे ये एल्वियोलाई जो है कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं या वो ओवर इन्फ्लेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है इन माय ओपिनियन, तो ये एक पूरी दुनिया में WHO के लेवल पे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने यहाँ जो पेशेंट ट्रीट किए ICU में, तो उनमें हमने ये देखा है कि ये उन पेशेंट्स में ज्यादा प्रेवलेंट है जो रिस्क फैक्टर्स को एक्सपोज कर रहे होते हैं।
तो एक तो उनमें स्मोकर हो गया, डायबिटिक हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट हो गए, करोनरी कार्डियक डिजीज के पेशेंट हो गए। तो मतलब जितने भी उनको अंडरलाइन 2 से 3 करोनरी डिजीजेज हैं तो वो इसका ज्यादा विक्टिम होंगे। तो मौसमियाती तब्दीली भी डेफिनेटली, अब तो जैसे आजकल फ्लू और उसका मौसम है तो जाहिर है कोई भी फॉरेन एंटीजन आएगा तो वो उससे हर बच्चे को, हर अडल्ट को, हर ओल्ड एज बंदे को कफ होती है। तो इसका भी डेफिनेटली उसके साथ हम ये तो नहीं कह सकते कि एक स्ट्रांग रिलेशन है, लेकिन ये एक इंसाइटिंग फैक्टर हो सकता है। जी सर, अच्छा, यहाँ पर आखिरी आपसे सवाल मैं रखूंगा कि आप कोई टिप आप देना चाहेंगे कि मौसम तब्दील हो रहा हो तो किस तरह से आप तब्दीली का शिकार होने से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं, कोई टिप देना चाहेंगे आप? इसको हम मल्टी डायमेंशन अप्रोच हमें अपनाना चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलर्जेंस को एक्सपोज ना, जैसे आजकल कॉटन का हार्वेस्टिंग सीजन है तो पिकिंग सीजन है तो वो उससे पोलन की मिकदार एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। तो सेकंड, हमें जो अपनी डाइट है वो ज़ाहिर है एक कोर बॉडी टेम्परेचर से बाहर का जो टेम्परेचर है कम हो गया तो हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए हमें लिक्विड डाइट। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है तो किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस चीज से सेव कर सकते हैं? हाँ, उसमें हम बच्चों को यही है कि हम उन्हें एक्सपोज न करें, जो भी WHO ने स्पेसिफाई की हैं SOPs हम जैसे मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को गैर जरूरी बाहर जाने से अवॉइड करें। अगर स्कूल एज बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो उनको मास्क और सैनिटाइजर, इसको काफी हद तक इसको ओवरकम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए, और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हमें पता चल गई इससे रिलेटेड कोरोना के हवाले से भी किस तरीके से हम अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि आप कोरोना SOPs पर अमल दरामद करके ही इस चीज से बच सकते हैं और मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है उसके हवाले से भी डॉक्टर उससे बचने के लिए जो डॉक्टर साहब ने एक की पॉइंट यहाँ पर बताया कि आपको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना, यानी ऐसा नहीं करें कि आप बिल्कुल गर्म एक कमरे में बैठे हैं और आप बिल्कुल अनकवर्ड आप बाहर निकल जाएं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा लोग ये होते हैं। अब इन्होंने ये भी बोला कि कपड़ों का बहुत ज्यादा मतलब आप सोच समझ के उस चीज का इंतखाब करें कि अब चूंकि ठंड आ चुकी है तो आप लोगों ने अपने कपड़े किस तरीके से कौन से आपने लेने हैं। तो क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नहीं यार मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो नहीं मतलब कि कोई अपर नहीं करके बाहर निकलूंगा, मैं तो कोई मोटी चादर करके बाहर नहीं निकलूंगी, कि ये चीजें बहुत देखने में आती है कि लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो शर्म आ रही है। बिल्कुल, तो शर्माना नहीं है। मैंने कल एक मीम एक स्टेटस पे शेयर किया था कि सबसे दलेर शख्स वो है जो लोगों के तानों की परवाह ना करता हुआ सबसे पहले जर्सी पहन ले। जी बिल्कुल, सबसे दलेर शख्स वो है। तो खैर वो तो आपने अपने आप को खुद बचाना है। मौसमियाती तब्दीली एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल चीज है, उसमें कोई एज सच प्रिकॉशंस में नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करें, उसको एकदम से इतनी फ्लक्चुएट, वो जब इतनी ज्यादा शिफ्ट आएगी, आप एकदम से अंदर आपने टेम्परेचर किया होगा 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड में निकल जाएंगे तो एक फर्क एकदम से आपकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें इस हवाले से बताई हैं, तो बड़े इंफॉर्मेटिव रहे हैं और इस पर उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ये सुना है उस पर अमल भी करेंगे। जी नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा शोबिज़ हाइलाइट्स। सारा खान के बाद नूर खान भी दुल्हन बन गई। आप देखते हैं कि वो कौन सी वाली दुल्हन बन गई। नूर खान भी नहीं, ऐसा क्यों? नूर खान को आपने लड़का क्यों बना दिया? नूर खान दुल्हन बन गई है। जी प्रोड्यूसर साहब प्लीज इनको दिखाइए नूर खान है कौन, इनको ये भी नहीं पता। बिल्कुल, पहले देखते हैं। हाँ, तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जी नूर खान भी दुल्हन बन चुकी हैं और अपनी बहन सारा खान की तरह नूर खान भी दुल्हन के जोड़े में क्या खूब लग रही हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये इन्होंने कोई ब्राइडल शूट किया है या इनकी शादी है। लेकिन नहीं, ग्रूम तो साथ, देखिए ग्रूम तो साथ देखने को मिल नहीं रहा, तो फिर हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है ये ब्राइडल शूट हो। बिल्कुल,
काफ़ी ऐसे भी मैंने मॉडल्स देखे हैं जिनको मैंने 10-10 दफ़ा दुल्हन बने देखा। खैर वो मॉडल वो मॉडल है, बन सकती है उनका। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि बाद में आपको टाइम फ्रेश हो जाए कि ये तो मॉडलिंग एक शूट हो और आपने उनकी शादी करवा दी है। हाँ आकाशा, ये आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया है? हाँ तो ये मुझे बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पे बैठे हुए लोग ये बात कहेंगे आकाशा ये आपने क्या कर दिया है। क्योंकि जिथे ढोला उसी ते रोला, तो जितने ढोला उसी उथे रोला, यहाँ पे आपने ऐसी ढोला बना दिया है। तो खैर देखते हैं, अगर उनकी शादी होगी तो बेस्ट विशेस। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ये भी बोल दिया है कि हो सकता है वो ब्राइडल शूट हो। तो इसी के साथ ही जी ये तो अनकरी पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो इसी के साथ ही मुझे लगता है ब्राइडल शूट ही है। अच्छा नहीं, अब्दुर्रहमान एक और जो जी खबर के पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा रेशम माँ को हमसे बिछड़े 7 साल गुजर गए। ये हम अपने मदाहों से बात शेयर कर रहे थे। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जो कि है प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। तो ये चीजें हैं कुछ जो हम अपने मतलब के जो उनके मदाह हैं उनको याद करते हैं इन्हीं कुछ गीतों के साथ। एक मदद उनकी यहाँ पर भी मौजूद है हमारे, और हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। हम रिमाइंडर ये छोटे-छोटे देते रहेंगे। चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है इसलिए हम बढ़ेंगे वायरल वीडियोस की जानिब। हाँ जी, क्या होने वाला है वायरल वीडियोस में, पहले ये वीडियो देख लेते हैं और फिर उस पर बात कर लेंगे। Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? मुझे तो क्या से क्या याद आ गया। हाँ कितना क्यूट पपी। अच्छा वाह यार क्यूट। ये एक शेत्सू पपी है और इसने तो अन्नी डाली हुई है। इसने अन्नी पा दी है, नाता हुआ फिर रहा है ये सड़कों पर और पीछे से तो बच्चा ये लग रहा जा रहा है। मुझे तो लग रहा है ये स्कूल जा रहा है। क्या पप्पी के भी स्कूल होंगे? हो सकता है। वहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी उनको, किस तरीके से आपने उनको बिहेवियर पे क्लासेस देनी चाहिए, क्या ख्याल है? प्रॉपर उसको बच्चों वाले कॉस्ट्यूम पहना के, स्कूल बैग पहना के, तो मंजिल की तरफ किसी कहीं जा रहा है। मंजिल की जानिब रवां दवा है जी। नेक्स्ट वीडियो देखिए फिर आपसे बात करेंगे।
जी अस्का और गौसिया हैं हमारे साथ बहावल नगर से, कराची से हैं जी मारिया, और मोमना और खतीजा हैं जी काहुटा से, उसके बाद नादिया और अंबर हैं बहावलपुर से, उरूज और राफे हैं, रमीज भी हैं जी शेखुपुरा से। इनको आज हमने इनका स्पेशल डे विश करना है। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर असद अली और ताहिर इकबाल हैं सियालकोट से, और उसके अलावा राहील शेख हैं रावलपिंडी से, राशिद आसिफ हैं ये इस्लामाबाद से हैं। ये 4 नाम है मेरे पास, आपके पास भी 4 हैं, तो ये 8 जो लोग मेरे पास 4 नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा नाम थे। आपके पास बहुत जी बहुत ज्यादा नाम थे मेरे पास। काफी बस इनको विश करते हैं अपने रवायती अंदाज में, करें? बिल्कुल चले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, may you have many more, may you have many more, happy birthday, happy birthday, happy birthday to हमारे बयानात में तज़ाद है जी, ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की ही बात है। मैं बहुत कम कहता हूँ टू यू, और जब मैं कहता हूँ और मैं बहुत कम कहती हूँ टू, लेकिन जब हम कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा आगे पीछे हो जाता है। ये तो होगा। तो इसी के साथ ही आकाशा यासीन को नहीं फीडबैक देने की खास है। मैं सोच रहा हूँ गुस्सा ही करूँ अब ना ही, बताओ। ये वो है, ये एसओपीज का ख्याल रखें। यहाँ पर रोब नहीं झाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं ऐसी नहीं। प्यार से एक दफा फिर कह देता हूँ, प्लीज आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। और इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।